सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। चलिए आज हम ऋतुराज रचित कन्यादान पाठ का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम कवि ऋतुराज के व्यक्तित्व व कृतित्व की जानकारी प्राप्त कर लें। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। भरतपुर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में ही रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। हाशिए के लोगों का, समाज के हाशिए यानी निम्न वर्ग के लोगों, आर्थिक रूप से जो विपन्न निम्न तबके के लोग होते हैं, उनको अपने लेखन का विषय बना। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है। जो प्रतिदिन के जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं, उसका जो उन्होंने अनुभव किया, उसका सच्चा चित्रण उन्होंने किया और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। अपने समाज के दलित, शोषित लोगों की चिंताओं को ये व्यक्त करते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। चलिए पाठ प्रवेश करते हैं। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही हैं। देखिए, कन्यादान अर्थात कन्या का दान, जो सुनने में भी अटपटा लग रहा है। दान देने की बात, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, हम क्लेम नहीं कर सकते, और यह बात एकदम अभिमानजनक लगता है। दान तो निर्जीव वस्तु का किया जाता है, कन्या तो सजीव है, और यह बात बेहद भावुकता करने वाला है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कवि, तो कन्यादान इस कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। अर्थात परंपरागत रूप में क्या करती है माँ बेटी को? समझाती है कि पहले समझाती थी कि तुम ससुराल जाकर सास ससुर की सेवा करना, अपमानित होने पर भी कुछ मत बोलना, डोली में जा रही हो तो अर्थी में ही लौटना आदि। लेकिन यहाँ माँ परंपरा से हटकर बेटी को सीख दे रही है। अर्थात आज जो है नए सामाजिक मूल्य में परिवर्तन आ गया है। अब समाज की सोच आधुनिक हो गई है, लड़कियों में भी जागरूकता आ गई है। इसलिए माँ अपनी बेटी को परंपरागत उपदेश नहीं देकर आदर्श उपदेश देना नहीं चाहती। उनके आदर्शों में भी आज परिवर्तन आ गया है और माँ कह रही हैं कि समाज के द्वारा निर्देशित किए गए हैं कि लड़की को 4 दीवारी नहीं लांघना चाहिए, कमजोर है, इस तरह की बातें समाज में होती है। तो कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। मतलब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि स्त्रियों के लिए बता दिया गया है कि वो घर की 4 दीवारी में ही रहे, कहीं बाहर नहीं जाए, और इस तरह के आदर्श उनके ऊपर मढ़ दिया जाता है। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। माने लड़कियां कोमल हैं तो इसका मतलब वो कमजोर है, उसका उपहास किया जाता है। जो कमजोर है, कुछ कर नहीं सकती हैं। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। मतलब यहाँ पर कह रहे, माँ बेटी को कह रहे कि तुम ससुराल जा रही हो, लड़की के जो गुण हैं उसको अपनाना, लेकिन उस गुण के कारण तुम कोमल मत बनना। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। ये बेटी, माँ अपनी बेटी से सुख दुख बांटा करती है, तो साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है।
कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता व्यक्त हुई है। देखिए, माने समाज के इसमें केवल क्या है, सेंटिमेंट्स नहीं है, जो कुछ महसूस माँ ने किया, उसके साथ जो घटित हुआ, उसका दर्द वे बयां कर रही हैं। चलिए कविता पढ़ते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त। दान में देते, अनुप्रास अलंकार बच्चों नोट कर लेंगे। वक्त, वक्त हो गया उर्दू शब्दावली है। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पर ये उपमा अलंकार, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो माँ बेटी को परंपरा से हटकर सीख दे रही हैं, जिससे बोध होता है, इसमें माँ के हृदय की संवेदना प्रकट हुई है। एक तरफ अपनी अंतिम पूंजी से बिछुड़ने की पीड़ा है, और दूसरी ओर भोली सरल स्वभाव वाली पुत्री के भावी जीवन की चिंता भी व्यक्त हुई है। कवि कहते हैं कि माँ ने अपने जीवन जीते हुए जिन दुखों को भोगा था, सहा था, बेटी का कन्यादान करते समय उसे सचेत करना जरूरी समझ रही है। तो माँ अपनी बेटी के लिए केवल भावुकता को महत्वपूर्ण नहीं मानती, बल्कि अपने संचित अनुभवों का ज्ञान देना चाहती है, जिससे वे भावी जीवन का सच्चा पाठ जान सके, पढ़ सके, ताकि वह जीवन जीते हुए सही ढंग से जिए। तो कवि कहते हैं कि कन्या की माँ का दुख प्रमाण सिद्ध था। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, तो कन्या की माँ का दुख प्रमाण सिद्ध था। बेटी का कन्यादान करते समय माँ को तीव्र वेदना होती है। माँ ही नहीं, समाज ही व्यथित होता है। इसे बताने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वह पीड़ा स्वाभाविक है, प्रामाणिक है, कृत्रिम नहीं है। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी है। बेटी से माँ का संबंध निकट का होता है। सुख दुख में सभी प्रकार से माँ को बेटी का सहयोग प्राप्त होता है। इसलिए बेटी को माँ के लिए अंतिम पूंजी कहा गया है। माँ को आभास होता है कि उसने अपनी बची हुई पूंजी को भी दान कर दिया। उसके पास अब कुछ भी शेष नहीं बचा जिसे वह अपना समझ सके, अपना सुख दुख बांट सके। चलिए काव्य सौंदर्य नोट करेंगी। खरी बोली, शांत रस, करुण रस, प्रसाद गुण, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। गृह कार्य बच्चों नोट करेंगे। माँ का दुख प्रामाणिक था कैसे, कन्या को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।